चलिए, स्वागत है आपका एक बार फिर से इस नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर हम बात करेंगे यहाँ पर एमएससी फाइनल बॉटनी में पेपर नंबर 7। वही पेपर है आपका प्लांट मॉर्फोलॉजी डेवलपमेंटल एनाटॉमी। और इसके अंदर आज हम जो हमारा टॉपिक है वो है सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ पार्ट 1। ठीक है, 2-3 पार्ट का है ये, 2-3 पार्ट में होगा ये पूरा हमारा, क्योंकि काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लगभग 20 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है। तो 20 नंबर का क्वेश्चन जो है वो लगभग आप ये मान के चलिए काफ़ी बड़ा है, 4 से 5 पेज का क्वेश्चन है। तो उसी को हम सोल्व करेंगे यहाँ पर, सीड जर्मिनेशन एंड सीडलिंग ग्रोथ। ठीक है, तो सीड जर्मिनेशन क्या होता है, सीड का जर्मिनेशन कैसे होता है, ठीक है, क्या क्या चेंजेज उसके अंदर आते हैं, सीड के अंदर क्या क्या पार्ट पाए जाते हैं। तो पहले तो हम पार्ट के बारे में बात करेंगे, फिर उसके बाद में हम उसके जर्मिनेशन प्रोसेस की बात करेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारा 2-3 लेक्चर के अंदर ये जो है पूरा होगा। ठीक है, तो चलिए देखो, सीड जर्मिनेशन क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है, व्हाट इज सीड जर्मिनेशन। ठीक है, अब प्रश्न किस तरह से आता है ये थोड़ा सा डिपेंड करता है एग्जामिनर के ऊपर। तो जनरली मान लीजिए इसी में से वो तोड़ के आपको दे देता है कि सीड जो होता है वो क्या होता है, या सीड का स्ट्रक्चर बताइए, या सीड का जो है टीएस काट कर उसका डायग्राम बनाते हुए उसका वर्णन करिए। दैट इज मतलब अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो जो सीड है, सीड क्या होता है पहले तो हम ये समझते हैं। देखिए, सीड के अंदर क्या है कहानी, सीड जो होता है आपका, सीड के अंदर क्या है, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है सीड के अंदर कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं हम यहाँ पर। देखो, हमारे पास में जो है फ्लावर होता है। ठीक है, एंजियोस्पर्म की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे पास ये एक फ्लावर है, और इस फ्लावर के अंदर यहाँ पर एक गाइनोसियम है। ठीक है, ये गाइनोसियम मान लेते हैं हम। ठीक है, और ये यहाँ पर ये एंड्रोसियम है। ठीक है, अब जो एंड्रोसियम होता है, एंड्रोसियम में आपने देखा होगा, ये जो एंड्रोसियम होता है ये मेल पार्ट होता है इसका फ्लावर का, और जो गाइनोसियम होता है वो इसका फीमेल पार्ट होता है। ये होता है फीमेल और ये होता है मेल पार्ट। ठीक है, इसके अंदर बनते हैं आपके परागकण, यानी कि पोलन ग्रेन। ठीक है, पोलन, और इसके अंदर होता है आपका एक एग सेल। ठीक है, अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें ओव्यूल की, तो ओव्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो इस तरह का होता है। ओव्यूल के अंदर जो संरचनाएं होती है वो इस तरह की होती है। ठीक है, यहाँ पर जो है 3 तरह की कोशिकाएं होती हैं, 2 सहायक कोशिकाएं, एक अंड कोशिका, एक पोलर न्यूक्लियाई, और 3 एंटीपोडल सेल। ठीक है, अब क्या होता है कि जो पोलन ट्यूब होती है वो पोलन ट्यूब यहाँ से इस माइक्रोपाइलर एंड से एंटर करती है। ये सब चीज़ें जानते हैं हम। ठीक है, हम तो केवल एक प्रोसेस देख रहे हैं कि कैसे होता है सीड का डेवलपमेंट। ठीक है, अब पोलन ट्यूब से जो है 2 स्पर्म जो है वो बाहर निकलते हैं, यहाँ पर इजेक्ट कर दिए जाते हैं। उनमें से एक स्पर्म जो होता है वो तो इस एग सेल से, ये एग सेल है। ठीक है, एग सेल से निषेचन करता है, फर्टिलाइजेशन करता है, और दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो इस पोलर न्यूक्लियाई से फर्टिलाइजेशन करता है। ठीक है, इस पोलर न्यूक्लियाई से क्या करता है, फर्टिलाइजेशन करता है। क्या हो जाता है इसका, ठीक है, तो ये जो है पोलर न्यूक्लियाई से यहाँ पर फर्टिलाइजेशन कर लेता है। अब फर्टिलाइजेशन करने के बाद में ये तो बनाता है एंडोस्पर्म, ये तो क्या बनाता है, एंडोस्पर्म बना देता है। ठीक है, लेकिन ये जो एग सेल है जब ये फर्टिलाइज होती है, जब इसका क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है, तो फर्टिलाइजेशन के बाद में ये बनाती है आपका एम्ब्रियो। क्या बनाती है, एम्ब्रियो। ये फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बनता है, एम्ब्रियो बनता है। और इस एम्ब्रियो के ऊपर जो है ये जितना भी स्ट्रक्चर है ये सारा का सारा इसको आवृत कर लेता है। जैसे कि ये एम्ब्रियो है, और ये एम्ब्रियो जो है इसके ऊपर ये सारी की सारी स्ट्रक्चर इस तरह से आवृत हो जाती है, जैसे कि ओवेरी वगैरह ये सब कुछ इसके ऊपर आवृत हो जाती है। ठीक है, तो ये बनता है आपका सीड। ये क्या कहलाएगा, आपका सीड कहलाएगा। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि सीड जो होता है वो रिजल्ट होता है किसका, फर्टिलाइजेशन का। जो फर्टिलाइजेशन होता है उसका परिणाम होता है सीड। सीड जो है वो फर्टिलाइजेशन का परिणाम। फर्टिलाइजेशन किसके बीच में हुआ, स्पर्म सेल और एग सेल के बीच में हुआ। ठीक है,
विच इज फॉर्म्ड इन स्पर्मेटोफाइट। ठीक है, स्पर्मेटोफाइट के अंदर ही ये फर्टिलाइजेशन होता है इस तरह का, और इसी के अंदर बनता है सीड जो स्पर्मेटोफाइट्स होते हैं। और स्पर्मेटोफाइट्स जो है दो प्रकार के हैं अपने पास में, एक जिम्नोस्पर्म है और दूसरे एंजियोस्पर्म है। ठीक है, अब देखिए जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उनमें जो ओव्यूल होता है वो एक्सपोज्ड होता है, मतलब कि खुला हुआ होता है, ओपन होता है। कहने का मतलब है कि जो ओव्यूल होता है उसके ऊपर जो जिम्नोस्पर्म का जो ओव्यूल होता है वो इस तरह से होता है। ठीक है, यहाँ पर ये ओपन होता है और इसके ऊपर ये एक इंटेगुमेंट होता है, एक इंटेगुमेंट होता है, केवल एक सिंगल या डबल इंटेगुमेंट हो सकता है इसके ऊपर। इसके ऊपर कोई ओवेरी नहीं होती है। ठीक है ना, अंडाशय जैसी कोई संरचनाएं नहीं होती है। जबकि यहाँ पर जो है एक एग एपरेटस होता है और एक एपरेटस के आसपास जो है दो इंटेगुमेंट होते हैं। तो इस तरह से ये तो क्या होता है, क्लोज्ड होता है। एंजियोस्पर्म के अंदर तो क्लोज्ड होता है, और इसके अंदर जो ये जिम्नोस्पर्म होते हैं, जिम्नोस्पर्म के अंदर जो ओवेरी होती है वो जो अंड कोशिका होती है वो क्या होती है, एक्सपोज्ड होती है। इस तरह से यहाँ पर ये पोलन चेम्बर होता है, इसको बोलते हैं हम पोलन चेम्बर, और ये क्या होती है, एक्सपोज्ड होती है। यहाँ पर पोलन आकर बैठते हैं और यहाँ पर अंड कोशिका से वो निषेचन कर लेते हैं, फर्टिलाइजेशन कर लेते हैं। ठीक है, जबकि यहाँ पर ये इस तरह से इंटेगुमेंट और ये पूरा का पूरा एक ओवेरी बनाता है। ये सारा सिस्टम जो है ओवेरी का फॉर्मेशन करता है। तो दोनों में काफ़ी अंतर होता है, लेकिन दोनों में ही बनते क्या है, सीड बनते हैं। दोनों में ही फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन होने से सीड का निर्माण होता है। फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन से जो है एम्ब्रियो का निर्माण होता है, और एम्ब्रियो से एम्ब्रियो जो है वो सीड के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, सीड के अंदर रख दिया जाता है। ठीक है, तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर होता है दोनों के अंदर। तो कहने का मतलब है कि जिसमें इस तरह की संरचनाएं पाई जाती है जहाँ पर सीड का फॉर्मेशन होता है, ऐसे प्लांट कहलाते हैं स्पर्मेटोफाइट। क्या कहलाते हैं, स्पर्मेटोफाइट कहलाते हैं। ऐसे पादप कहलाते हैं स्पर्मेटोफाइट। समझ में आया बात, जिसमें सीड का निर्माण होता है। चलिए अब ये जितने भी सीड होते हैं इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर एनक्लोज्ड विद इन द फ्रूट। ठीक है, अब देखो कहीं कहीं तो ये जो सीड होते हैं बाहर निकले हुए होते हैं, कहीं कहीं पर ये क्या होते हैं, फ्रूट के अंदर होते हैं, जैसे कि टमाटर हो गया, सेब हो गया, पपीता हो गया, है ना। कहीं कहीं पर तो ये सीधे डायरेक्ट फ्रूट के अंदर होते हैं, कहीं कहीं पर ये फली के अंदर होते हैं, इसके ऊपर पोड पाया जाता है, जैसे मटर की फली हो गई, है ना, इस तरह से। ठीक है, चलिए तो हमने कहा कि जो सीड होता है वो सीड जो है किसका परिणाम है, फर्टिलाइजेशन का परिणाम है। और दो तरह के जो है प्लांट पाए जाते हैं हमारे पास में। दो तरह के प्लांट होते हैं स्पर्मेटोफाइट, एक जिम्नोस्पर्म होते हैं और दूसरे एंजियोस्पर्म होते हैं। ठीक है, एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होता है वो ज़्यादातर किसके अंदर एनक्लोज्ड होता है, फ्रूट के अंदर होता है। ठीक है, फ्रूट बनाता है वो। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हम पार्ट ऑफ सीड। सीड के कौन कौन से भाग होते हैं। तो पार्ट ऑफ सीड की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो ये एक डायग्राम है जिसके अंदर सारे ही पार्ट दिए गए हैं। ये यहाँ पर मोनोकोटिलिडन सीड है, ये कौन सा है, मोनोकोट का सीड है। और ये इधर जो है वो डाइकोट का सीड है, मतलब कि द्विबीजपत्री और एक बीजपत्री, द्विबीजपत्री पादप का सीड और एक बीजपत्री पादप का सीड। ठीक है, ये डाइकोट है और ये मोनोकोट है। अब देखो मोनोकोट और डाइकोट में अंतर क्या है, हमें ये देखना है ना, हमें ये देखना है। तो सबसे पहले बाहर से हम चलते हैं तो हमें मिलता है सीड कोट। सबसे पहला जब हम बाहर से आते हैं, बाहर से चलते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, सीड कोट दिखाई देता है। सीड कोट का काम होता है प्रोटेक्शन देना, सीड को प्रोटेक्ट करना। ठीक है, अब ये जो सीड कोट होता है ये दो भागों से मिलकर बना होता है, एक टेस्टा होता है, एक टेगमन होता है। कभी कभी 3 स्तर भी यहाँ पर पाए जाते हैं, 3 लेयर भी इसके अंदर पाई जाती है। ठीक है, इसके नीचे चले हम तो जो मोनोकोट होता है, मोनोकोट के अंदर तो इसके नीचे अगर आप आओगे तो पाया जाएगा आपको एंडोस्पर्म। ठीक है, एंडोस्पर्म जो है वो क्या करता है, स्टोर करता है रिजर्व फूड को। ठीक है ना, स्टोर कर लेता है रिजर्व फूड, फूड जो होता है इसके अंदर रिजर्व होता है, इसके अंदर एंडोस्पर्म के अंदर। और जो डाइकोट होता है उसके अंदर पाए जाते हैं आपको कोटिलिडन। डाइकोट के अंदर क्या पाया जाता है,
कोटिलीडन पाया जाता है। यहाँ पर 2 कोटिलीडन होते हैं जिनके अंदर फूड स्टोर होता है, यहाँ पर केवल एक ही कोटिलीडन पाया जाता है जिसके अंदर ये पूरा कोटिलीडन है, मतलब ये कोटिलीडन ही बोलेंगे इसको हम। और ये जो पोर्शन है इसका, यहाँ पर देखो ये कोटिलीडन है, ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है पूरा कोटिलीडन है, यहाँ पर भी ये पूरा पोर्शन जो है वो कोटिलीडन का है। और ये 2 कोटिलीडन है, ये एक सिंगल कोटिलीडन है, इसमें एंडोस्पर्म होता है और ये फूड को रिजर्व करता है, ठीक है, समझ में आया। तो यहाँ कोटिलीडन में जो है फूड स्टोर होता है, यहाँ पर एंडोस्पर्म के अंदर फूड स्टोर होता है, ठीक। चलिए अब आगे बढ़े हम इसके अंदर और नीचे अंदर की तरफ जाने की कोशिश करें तो फिर हमें दिखाई देता है एम्ब्रियो। जो एम्ब्रियो होता है वो नए प्लांट को डेवलप करता है। तो यहाँ पर जो सीड होता है उस सीड के अंदर ऑलरेडी क्या होता है, एम्ब्रियो प्रिपेयर हुआ रहता है, ऑलरेडी एम्ब्रियो जो है वो बना हुआ मिलता है हमें, ठीक है, मतलब पहले से ही एम्ब्रियो यहाँ पर तैयार रहता है और वो सुसुप्त अवस्था में चला जाता है। जब दोबारा से हम सीड को जर्मिनेट करते हैं, पानी के अंदर डालते हैं, तो वो वापस से रीजर्मिनेट होता है और नया पादप बनाता है, ठीक है। अब जो एम्ब्रियो होता है, एम्ब्रियो के अंदर कुछ भाग पाए जाते हैं, जैसे कि ऊपर जो भाग होता है, शीर्ष वाला जो भाग होता है वो कहलाता है इसका प्लूमूल। ऊपर वाला जो भाग होता है इस एम्ब्रियो का, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही होता है सीड का, ये ऊपर वाला जो भाग होता है ये कहलाता है प्लूमूल और ये बनाता है शूट। इसका काम होता है शूट का फॉर्मेशन करना, ठीक है। नीचे वाला जो भाग होता है वो कहलाता है आपका रेडिकल। क्या कहलाता है वो? रेडिकल कहलाता है। और ये जो रेडिकल वाला भाग होता है ये बनाता है यहाँ पर रूट। क्या बनाता है? रूट बनाता है, ठीक है, समझ में आया बात। प्लूमूल तो क्या बनाता है? शूट बनाता है। रेडिकल क्या बनाता है? रूट बनाता है। अब इन दोनों को जोड़ने वाला जो पोर्शन होता है वो प्लूमूल को रेडिकल से जोड़ने के लिए होता है यहाँ पर एपिकोटाइल, और रेडिकल को प्लूमूल से जोड़ने के लिए होता है हाइपोकोटाइल। ये ध्यान रखना है, मतलब प्लूमूल जो होता है वो एपिकोटाइल का भाग है और जो रेडिकल होता है वो हाइपोकोटाइल का भाग है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर ये 4 सेक्शन हो जाते हैं इसके। ये वाला जो पोर्शन है ये आपका प्लूमूल है, इसी के जस्ट नीचे वाला जो भाग है ये छोटा सा सेगमेंट ये एपिकोटाइल है, फिर इसी के नीचे आ जाता है हाइपोकोटाइल। तो एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल साथ रहते हैं, एपी और हाइपो। एपी का मतलब ऊपर और हाइपो का मतलब नीचे, बस ये ध्यान रख लेना है, इतना सा याद रहेगा, समझ में आ जाए। रेडिकल जस्ट किसके नीचे होता है? हाइपोकोटाइल के नीचे होता है। तो पहले तो क्या होगा? प्लूमूल, दूसरा फिर एपिकोटाइल, नीचे फिर हाइपोकोटाइल और फिर नीचे रेडिकल। तो इस तरह से एम्ब्रियो के अंदर 4 चीज़ें पाई जाती है और ये सब किसके अंदर इंक्लूड होते हैं? कोटिलीडन के साथ में जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर कभी कभी एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे बोला जाता है नाभि या फाइलम, ठीक है, और माइक्रोफाइल। नाभि की यहाँ से निकली हुई एक संरचना होती है जिसमें एक छोटा सा छिद्र होता है, माइक्रोफाइल, ठीक। तो चलिए, ये तो हमने देख लिया यहाँ पर स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। अब इसको हम समझ लेते हैं एक एक चीज़ को यहाँ पर, इसकी कि पार्ट ऑफ सीड के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है। देखिए, ए मेच्योर सीड कंसिस्ट ऑफ 2 एसेंशियल पार्ट, द सीड कोट एंड द एम्ब्रियो। जो मेच्योर सीड होता है उसके अंदर 2 एसेंशियल पार्ट होते हैं, एक होता है सीड कोट जो बाहर की तरफ में है और दूसरा होता है एम्ब्रियो जो कि अंदर की तरफ स्थित होता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सीड कोट की, कि सीड कोट क्या होता है। तो सीड कोट की अगर हम बात करें तो सीड कोट होता है एक आउटर कवरिंग भाग होता है सीड का आउटर कवरिंग भाग होता है जिसे हम बोलते हैं सीड कोट, ठीक है। इट डेवलप फ्रॉम द इंटेगुमेंट। अब ये पूछ लिया जाता है कि जो सीड कोट का निर्माण होता है वो किससे होता है? तो इंटेगुमेंट से होता है, ठीक है। अगर एक ही इंटेगुमेंट है तो एक लेयर बनेगी, अगर 2 इंटेगुमेंट है तो 2 लेयर बनेगी। 2 लेयर कौन सी बताया हमने? यहाँ पर देखो, टेस्टा और टेगमन, 2 लेयर बताया आपने, टेस्टा और टेगमन, ठीक है। आउटर लेयर जो है वो टेस्टा है, इनर लेयर जो है वो टेगमन है। तो अगर आउटर इंटेगुमेंट अवेलेबल है तो टेस्टा भी बनेगा, और इनर अवेलेबल है तो टेगमन बनेगा, और केवल एक ही अवेलेबल है तो केवल सिंगल एक लेयर बनेगी, ठीक है जी। तो ये बनती है किससे? इंटेगुमेंट से। मोस्टली इट इज मेड ऑफ द 2 लेयर। ज़्यादातर ये कितनी लेयर में होता है? 2 लेयर में होता है। द आउटर थिक एंड लीदरी लेयर टेस्टा एंड द इनर थिन एंड पेपरी लेयर टेगमन। जो बाहर की जो लेयर होती है वो थोड़ी थिक होती है, मोटी होती है, ठीक है, और चमड़े जैसी होती है सीड के ऊपर, आपने भी देखा होगा ये। और उसके अंदर जो लेयर होती है जिसे हम टेस्टा बोलते हैं वो पतली होती है, ठीक है, पतले कागज नुमा, झिल्ली नुमा, पतली सी होती है। तो ये तो हुई बाहर के और अंदर के लेयर की बात, ठीक है। अब जो सीड होता है, ये जो सीड होता है ये अटैच होता है किसके ऊपर? पेरिकार्प के ऊपर। पेरिकार्प क्या होता है? फ्रूट वाल। पेरिकार्प को क्या बोलते हैं हम? फल भित्ति। जैसे कि मान लेते हैं कि ये आपकी फल भित्ति है, ठीक है, ये फ्रूट है, और इस फ्रूट की ये जो भित्ति होती है
इस भित्ति पे यहाँ पर, चाहे बीच में भी हो सकता है, ये कहीं पर भी हो सकता है, तो इस पेरिकार्प पर ये सीड जो है इस तरह से लगे हुए हो सकते हैं, इस तरह से ये लगे हुए होते हैं। ठीक है, बाय द शॉर्ट स्टाक, यहाँ पर एक छोटा सा स्टाक ये दिख रहा है आपको, ये छोटा सा स्टाक जो है इस स्टाक की वजह से यहाँ पर ये अटैच्ड होते हैं। तो यहाँ जो सीड होता है उस सीड पर एक छोटा सा एक स्टाक पाया जाता है। इस स्टाक से ये क्या करते हैं, पेरिकार्प जो होती है उसके ऊपर अटैच्ड होते हैं। ठीक है, कार्ड सीड स्टाक और फ्यूनिकल, यही क्या है हमारा फ्यूनिकल है। जैसा हमने इसके अंदर देखा था इस डायग्राम के अंदर, इस डायग्राम में आपने देखा होगा कि इस तरह की ये स्ट्रक्चर निकली होती है, इसे कहा जाता है फ्यूनिकल। तो ये फ्यूनिकल जो है बाद में क्या बन जाता है, सीड स्टाक बन जाता है, सीड स्टाक या फ्यूनिकल कहलाता है। और ये जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा एक सीड बन जाता है। ठीक है, इन ए मैच्योर सीड, जब सीड परिपक्व हो जाता है, द पोजीशन ऑफ सीड स्टाक इज मार्क्ड बाय ए स्मॉल ओव्यूल। ठीक है, जो सीड स्टाक है ये स्मॉल ओवल के रूप में, एक छोटे से गोलाकार संरचना के रूप में वहाँ पर डिप्रेशन के रूप में वहाँ पर पाई जाती है, जिसे कहा जाता है हाइलम। क्या कहा जाता है, हाइलम। ठीक है, ये वाली जो संरचना है इसे बोला जाता है हाइलम। और जब ये सीड परिपक्व हो जाता है, पूर्ण रूप से पोजीशन ले लेता है, अपनी मेच्योर हो जाता है, तो उस समय वहाँ पर एक छोटा सा छिद्रनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है, एक छोटा सा छेद जैसी स्ट्रक्चर पाया जाता है, जिसे कहा जाता है हाइलम। जस्ट बिलो द हाइलम इज ए स्मॉल पोर, और इसी के नीचे यहाँ पर ये है माइक्रोपाइल। इसके नीचे क्या है, ये माइक्रोपाइल है। तो ये जैसे कि मान लीजिए आपके पास में ये सीड है, ठीक है, अब ये जो सीड है, इस सीड में यहाँ पर ये तो है हो गया स्टाक, इस स्टाक में यहाँ पर एक छोटा सा डिप्रेशन पाया जाता है, इस डिप्रेशन को हम बोलते हैं हाइलम। और यहाँ पर एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है, जिसे कहा जाता है क्या, जिसे कहा जाता है आपका माइक्रोपाइल। क्या कहा जाता है, माइक्रोपाइल। एक छोटा सा छिद्र पाया जाता है जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। ठीक है, ये माइक्रोपाइल हम ज़्यादातर क्या है, डाइकोटिलीडन के अंदर देख सकते हैं, मोनोकोटिलीडन में ये देखने में बहुत कम मिलता है। लेकिन ये हाइलम और ये जो स्ट्रक्चर है स्टाक वाली, ये तो हम मोनोकोटिलीडन के अंदर भी देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए अब जो सीड कोट होता है, सीड कोट के कुछ फंक्शन हैं, जैसे कि ये प्रोटेक्शन करता है, प्रोटेक्ट द एम्ब्रियो फ्रॉम डेसिकेशन। ठीक है ना, सूखने से बचाता है एम्ब्रियो को, अनफेवरेबल टेम्परेचर में बचाता है इसको, मैकेनिकल इंजरी से बचाता है, और दूसरे बैक्टीरिया और फंजाई या इंसेक्ट के आक्रमण से भी इसको बचाने का काम करता है। कौन, सीड कोट। ठीक है, अब सीड कोट जो है और भी काम करता है, एक तो ये प्रोटेक्शन का काम करता है, ठीक है ना, एम्ब्रियो के प्रोटेक्शन कर देता है। दूसरा सीड कोट का काम है डिस्पर्सल। डिस्पर्सल इसलिए करता है कि सीड के ऊपर कुछ ऑर्नामेंट पाए जाते हैं, जैसे कि आपने देखा होगा बचपन में हम एक बिल्ली नुमा स्ट्रक्चर होती है जिससे खेलते रहते हैं ना, उसको किसी के भी कपड़ों पे चिपका देते हैं, तो ये क्या करते हैं, इसको डिस्पर्स करने का काम करते हैं। गाय, बैल, भैंस, बकरी जैसे ही ऐसी जगह पर जाती है जहाँ पर सीड ऐसे हो जो ऑर्नामेंटल हो, उनके कपड़ों पर, उनके बालों के ऊपर चिपक जाते हैं और वो एक जगह से दूसरी जगह पर डिस्पर्स हो जाते हैं। तो सीड कोट का काम ये भी होता है डिस्पर्स करना। क्यों, क्योंकि सीड कोट जो है ऑर्नामेंटल होता है। या फिर उसके ऊपर पंख पाए जाते हैं, सीड के ऊपर पंख पाए जाते हैं, जैसे आंकड़ा होता है, आँख का जो पौधा होता है आंकड़ा, उसमें जो है रोमनुमा स्ट्रक्चर पाई जाती है। सीड तो होता है छोटा सा और उसके ऊपर ऐसे बाल निकले होते हैं, और वो अभी गर्मी के दिनों में बहुत सारे उड़ते रहते हैं, आपने देखा होगा, आपके घरों में भी पहुँचे होंगे ये उड़ते हुए। ठीक है, तो ये देसी जो आंकड़ा होता है उसका सीड होता है, और ये बालों की सहायता से उड़ता रहता है। इसके ऊपर छोटे छोटे से जो है रोम पाए जाते हैं, कुछ पे विंग्स पाए जाते हैं, पंख पाए जाते हैं, हेयर पाए जाते हैं। तो अलग अलग तरह के ऑर्नामेंटल, अलग अलग तरह की स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कुछ के जो सीड होते हैं वो चमकदार होते हैं, तो पक्षी उनको खा लेते हैं, और पक्षी खाने के बाद में उसको कई अपनी बीट के थ्रू जो है दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर देते हैं, डिस्पर्सल कर देते हैं। तो सीड कोट जो होता है वो हेल्प करता है किसके अंदर, डिस्पर्सल में। डिस्पर्सल को बोलते हैं प्रकीर्णन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, प्रकीर्णन। ठीक है, तो सीड कोट हेल्प इन सीड डिस्पर्सल बाय डेवलपिंग स्पेशल स्ट्रक्चर इन सम प्लांट सच एज विंग्स, हेयर्स, फ्लेशी कलर्ड टिश्यू एंड एयर फिल्ड कैविटीज। कुछ में तो क्या होते हैं, विंग्स होते हैं, कुछ में हेयर्स होते हैं, कुछ में क्या होता है, फ्लेशी कलर्ड टिश्यू होता है ना, मतलब कलरफुल टिश्यू होता है, जिससे जीव जंतु जो है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं, उसको खाते, निगलते और चले जाते हैं। एयर फिल्ड कैविटीज होती हैं जिनकी वजह से उड़ सकते हैं, हवा में तैर सकते हैं। ठीक है, कुछ सीड होते हैं, जैसे कि पाइनस की बात करें हम, तो पाइनस का जो सीड होता है उसमें स्टार्च होती है, प्रोटीन होती है।
ठीक है। प्रोटीन और स्टार्च को वो एज ए रिजर्व फूड जो है इस्तेमाल करता है, ताकि जब जर्मिनेशन होता है तो उसको मेटाबोलाइज किया जाता है और उसका उपयोग कर लिया जाता है। तो कुछ के सीड कोट जो होते हैं, जैसे कि पाइनस का सीड कोट हो गया, ठीक है, ऐसे जो सीड होते हैं उनके अंदर स्टार्च या प्रोटीन भी प्रेजेंट होता है। तो जब जरूरत होती है तब उसका उपयोग किया जाता है, ठीक है, उसको मेटाबोलाइज किया जाता है और सीड जर्मिनेशन के दौरान उसका उपयोग किया जाता है। तो सीड कोट के 3 काम हो गए हमारे, पहला प्रोटेक्शन, दूसरा डिस्पर्सल और तीसरा फूड स्टोरेज। ठीक है, पहला तो क्या हो गया, प्रोटेक्शन हो गया, दूसरा हो गया डिस्पर्सल और तीसरा हो गया फूड का स्टोरेज करना। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्लास में हम इसी को आगे बढ़ाएंगे और बात करेंगे एम्ब्रियो की। सेकंड जो पॉइंट होगा हमारा वो क्या होगा, एम्ब्रियो होगा। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू वेरी मच। इसी टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे। अभी हमने केवल एक पार्ट पढ़ा है इसका, सीड कोड। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ेंगे हम, एम्ब्रियो। ठीक है, और एम्ब्रियो के अंदर क्या क्या चीज़ें पाई जाती है और फिर जो भी बचे हुए पार्ट है उनके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है भाई, चलिए, थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड बाय।